हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारा जेकेपी कांस्टेबल या पटवारी जो भी हम बच्चे जिस एग्ज़ाम के लिए यानी जेके एसएसबी या कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारा लेक्चर है ये कांस्टेबल के हिसाब से आज 7वां लेक्चर है और कोशिश की है आपके लिए टू द पॉइंट नोट्स यहाँ पे और जो कंटेंट होगा टू द पॉइंट होगा इस वीडियो में जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, आप इसको ज़रूर एंड तक वॉच कीजिए और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जेके एसएसबी का या सेंट्रल लेवल का, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा लंबा भी ना हो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। रिवोल्ट की बात करें तो रिवोल्ट क्या होता है? जब हम किसी से फाइट करते हैं एक वायलेंट वे में, या तो वो लीडर के खिलाफ होता है या वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। आपकी कोई डिमांड होती है, आपका कोई मुद्दा होता है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, इशू होता है, या तो आप तंग आए होते हैं तो इसलिए आप विद्रोह करते हैं या रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रिवोल्ट की जस्ट डेफिनेशन थी, आप सबको पता है। बात करेंगे कॉजेज़ की, तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल काज है, सोशल एंड रिलीजियस काज है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री काज है या इमीडिएट काज जिसे कहते हैं। अब यहाँ से आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए अगर बात करें जो इसका रीज़न था क्यों रिवोल्ट आया, देखिए कोई सडन एब्रप्ट नहीं हुआ है, कोई सडन प्रोटेस्ट या सडन विद्रोह विद्रोह जो चल रहा था ये नहीं था। ये काफ़ी देर से कुछ पॉलिसीज़ ब्रिटिश के द्वारा बनाई जा रही थी, तो उन्हीं का नतीजा इस डेट को निकला था। तो सबसे पहले पॉलिटिकल काज को अगर हम डिस्कस करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी लाई थी जो लॉर्ड डलहौज़ी ने लाई थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाई गई, तो लॉर्ड डलहौज़ी। ठीक है, डलहौज़ी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड डलहौज़ी ने की थी। अब इसमें क्या था कि अगर आपका कोई सगा बेटा नहीं है तो आप अगर किसी छोटे से एरिया के राजा हैं तो आपको अडॉप्टेड सन की परमिशन नहीं है, आप उसको राजा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको अपनी जगह पे उसको थ्रोन पे नहीं बिठा सकते। तो जो आपकी टेरिटरी होगी, जो एरिया होगा वो ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। तो ये थी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो यहाँ से भी नाखुश थे हिंदुस्तानी। नाना साहेब की पेंशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दी गई थी, जो उनको पहले पेंशन मिलती थी। ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, तो इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। इनको भी गुस्सा था। सब्सिडरी अलायंस, देखिए ये अलायंस ऐसी थी, इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश जो नेटिव रूलर्स होते थे उनको अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखने की परमिशन उतनी नहीं देते थे। अगर उनको आर्मी चाहिए तो उनको रेंट पे आर्मी जो है ब्रिटिश से लेनी पड़ती थी, और अगर वो रेंट पे नहीं करते थे टाइम पे, तो वो जो उनका एरिया होता था उनको वो बदले में ब्रिटिश को देना पड़ता था। तो मेन एम ही यही था अंग्रेज़ों का कि उनको मोर एंड मोर टेरिटरी एक्वायर करनी थी, एरिया जो है वो अपने अंडर लेना था। उसके बाद और जो रीज़न था, ओहद को अनेक्स्ट किया था, अपने अंडर ले लिया था 1856 में। किस कारण? कि यहाँ पे मल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है कि कौन-कौन सी जो स्टेट थी या एरिया था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिश ने लिया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्ज़ाम में। तो सीक्वेंस वाइज भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले कौन सा एरिया लिया था? सतारा था, फिर झांसी ले ली थी, फिर नागपुर, संभालपुर। इस तरह से ये सारे एरिया जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के शिकार हुए थे और अंग्रेज़ों ने वन बाय वन करके ले लिए थे। ठीक है, हिंदुस्तानियों से।
अब दूसरा जो काज है वो है इकोनॉमिक काज, जिसमें अंग्रेज जो हैं हिंदुस्तान के लोगों पे हैवी टैक्सेशन लगा रहे थे, जो टैक्स वगैरह हैवी लगा रहे थे। उतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी जितना हिंदुस्तानियों को टैक्स देना पड़ता था, जो पीजेंट्स एंड किसान थे। इसमें बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे रॉयतवारी सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था, ऐसे ऐसे सिस्टम अंग्रेज लोग ला रहे थे। यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो लोकल प्रोडक्ट्स थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बाहर से चीज़ें बहुत सस्ती यहाँ पे ला रहे थे। जो यहाँ के लोग थे वो सस्ती चीज़ें प्रेफ़र करते थे, तो जो लोकल चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, वो कोई भी नहीं खरीदता था। तो ये भी गुस्सा था हिंदुस्तानियों में, भई हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है लोकल, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो हमारे यहाँ के इंडियन प्रोडक्ट्स होते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ प्लान बनाए जाते थे कि जो लोकल यहाँ के प्रोडक्ट हैं, उनकी मार्केटिंग ना हो, ठीक है? तो ये भी एक इकोनॉमिक रीज़न में आता है। अब आता है थर्ड काज़ जो है इस विद्रोह का, इस रिवोल्ट का, वो है सोशल एंड रिलीजियस काज़, ठीक है? अब सोशल एंड रिलीजियस काज़ में क्या है, आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सती सिस्टम को किसने बैन किया था, ये एमसीक्यू बनता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। इसमें काफ़ी रोल जो है राजा राम मोहन राय जी का भी रहा है, ठीक है, जिसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज बन सकता है। सती सिस्टम जो का हिंदू में काफ़ी देर से चली आ रही थी, जो सती प्रथा थी, जिसमें एक हस्बैंड के साथ एक वुमेन को, अगर उसकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो वुमेन को भी साथ में, उसकी वाइफ को साथ में ही जलना पड़ता था। तो ये हिंदूज़ में मोस्टली, ये हिंदुस्तान में चला आ रहा था सदियों से। तो ये जब अंग्रेज़ों ने बैन किया, तो जो हिंदूज़ थे उनको लगा कि हमारी रीति रिवाज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं लगी। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थे, उनको अलाउ किया इंडिया में कि आप यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए लोगों को, ठीक है? और ये भी एक रीज़न रहा। विडो रीमैरेज, यहाँ पे पहले जो विडो हो जाती थी उसकी शादी नहीं होती थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि विडो रीमैरेज एक्ट लाया, जिसमें विडो दोबारा से शादी कर सकती है, ये परमिशन दे दी। तो हिंदुस्तानियों को लग रहा था कि ये हमारे धर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से गुस्सा लोगों में बढ़ता गया। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था मिलिट्री काज़, है ना? मिलिट्री काज़ क्या था? अब फ़ौज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन की गई, ठीक है? इंडियन सोल्जर को कम सैलरी मिलती थी, ना तो इंडियन सोल्जर को रैंक हाई मिलता था, ठीक है? जहाँ से इंडियन सोल्जर्स भर्ती होते थे, रिक्रूट होते थे, वहीं पे रिटायर होते थे। सैलरी भी कंपैरिज़न में ब्रिटिश जो सोल्जर होते थे, उनको इनको कम मिलती थी, ठीक है? इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी की जाती थी, तो ये भी एक मिलिट्री काज़ है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज़ है और पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एनफील्ड राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये राइफ़ल कैसी थी? इस राइफ़ल में जो आप मसाला या आप बारूद भरते थे, तो वो ऐसा कहा जाता था कि वो काऊ फैट एंड पिग फैट से बना हुआ होता था, ठीक है? और उसको पहले बाइट करना पड़ता था अपने टीथ के साथ, यानी दाँतों के साथ उसको बाइट करना पड़ता था, और फिर इसमें जो राइफ़ल होती थी, इसमें वो लगाना पड़ता था। तो कहते हैं कि वो जो जो मसाला इसमें डालने का था, वो काऊ फैट और पिग फैट से बना था, और ये दोनों हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स सिपाहियों के लिए एक धर्म के साथ खिलवाड़ था। तो ऐसा मिथ इंडियन सोल्जर में चल रहा था। तो यहाँ से भी उनको लगा कि हमारा धर्म के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि हम इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अब रिवोल्ट जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए, इस रिवोल्ट के टाइम में जो एमसीक्यू बनता है कि कौन वाइसराय थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है? ये सारे मैंने फैक्ट्स लिखे हैं और कोशिश की है शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? अब 29 मार्च 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे जो है अपने ही जो रेजिमेंट के लोग होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर, उनको मार देता है। कहाँ पे? बैरकपुर में, ठीक है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैरकपुर कहाँ पे है? अप्रैल 8 को फिर मंगल पांडे को क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है, ठीक है?
अगर पूछा जाए कि रिवोल्ट के टाइम में जो मुग़ल रूलर थे या मुग़ल एम्परर थे, ठीक है? मुग़ल एम्परर कौन थे? तो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिन्हें ओल्ड मैन भी कहते हैं और शहंशाह हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो ये याद रखना। ये काफ़ी ओल्ड एज के मैन थे। उसके बाद मई 10 को क्या होता है, जो सिपाही म्यूटिनी थी, यानी जो सिपाही का मार्च था, वो मेरठ से दिल्ली की तरफ चल पड़ा था, ठीक है? क्योंकि इनको देखिए रिवोल्ट करना था तो एक लीडरशिप की ज़रूरत थी। एक अच्छा लीडरशिप इनको मिलनी चाहिए थी। तो लीडर की तलाश में ये दिल्ली में आए, जहाँ इनको बहादुर शाह ज़फ़र से मिलना था और बहादुर शाह ज़फ़र रेड फोर्ट में रह रहे थे और उनको भी अलर्ट किया गया था कि उनको ब्रिटिश रेड फोर्ट से निकाल देंगे और उसको अब कहते हैं कि वो कोई भी फर्दर मुग़ल बादशाह नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो प्रिंस कहलाएगा, ठीक है? तो इस तरह से सभी को सताया जा रहा था यहाँ पे, जो रूलर हैं, सिपाहीज़ हैं या आम लोग हैं, तो इस तरह से लोग काफ़ी परेशान थे ब्रिटिश से। अब दिल्ली से लोग मेरठ से दिल्ली लोग जो हैं आने लगे और दिल्ली जो है इस बैटल का एक मेन सेंटर बना। अब यहाँ से जो आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं कि दिल्ली में कौन से इम्पोर्टेंट लीडर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट। तो बहादुर शाह ज़फ़र था। कानपुर में कौन था? नाना साहिब था और तात्या तोप थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे हैं। इसी तरह से बिहार में कौन था? तो बिहार में कंवर सेन था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और ये रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, क्योंकि इनके अडॉप्टेड सन को भी रिकॉग्नाइज ब्रिटिश के द्वारा नहीं किया गया था और इसलिए ये भी बैटलफील्ड में ही लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका करेक्टर भी है, अच्छा रोल प्ले किया है। इलाहाबाद से लियाकत अली जो हैं वो बैटल जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है? ये स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको जेकेपी कांस्टेबल में या कोई और एग्ज़ाम है आपका जेकेपी एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। फिर उसके बाद इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ से एक और चीज़ में क्वेश्चन, अब यहाँ से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि हर एक हिस्टोरियन का अलग-अलग विचार है, किसने इसको कौन-सा नाम दिया है, किसने इस रिवोल्ट का क्या नाम रखा है, तो उस पे बात करेंगे और फाइनल इसका रिज़ल्ट क्या रहा रिवोल्ट का, उस पे बात करेंगे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कल की वीडियो में भी हमने पॉलिटी स्टार्ट की है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऐसे ही सेम आपको फैक्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में जाइए, कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे कांस्टेबल की वीडियोज़ मिल जाएँगी। आज ये लेक्चर नंबर 7 है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, किसी भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको यहाँ पे इस पे कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है, तो आपको व्हाट्सएप पे ही डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर पटवारी का एग्ज़ाम है तो भी आपके लिए मॉक टेस्ट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के बने हैं। आपको 10 मॉक टेस्ट बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। साथ में आपको इस टाइम पे पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करने की बहुत ज़रूरत है और हमारे पास पीवाईक्यूज़ अवेलेबल है, जो 2000 प्लस पीवाईक्यूज़ आपको साइंस, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर और जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे मिल जाएंगे। बहुत कम प्राइस है। अगर आप मॉक और ये लेना चाहते हैं पीवाईक्यूज़, तो जस्ट आपको 59 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करिए 9906063612 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे 10 मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड 2000 प्लस पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे। तो चलिए, रिस्पांस अच्छा रहा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो कैसी थी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए, बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।